सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट जी इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 8 के विषय में। और आज का मेरा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। प्यारे विद्यार्थी जी, प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो में हमने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में चर्चा किए थे। आपको हम बताने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों और मैसूर के बीच का रिलेशन रहा और आपसी हित टकराए और उनके बीच युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको मैं बताया था कि 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक तरह से मैसूर पर अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत्य हो जाता है, अधिकार कर लेते हैं। और प्रत्येक युद्ध के बाद में आपको बताया था कि किस प्रकार की संधि होते हैं, प्रथम के बाद कौन होते हैं, द्वितीय के बाद कौन होते हैं, तृतीय के बाद में आपको बताया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास किया आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। लेकिन आज हम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, इसके बाद कौन संधियां होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसकी विजय होती है, उसके बाद कौन संधियां होती है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या उसका परिणाम होते हैं, कौन सी अंत में संधि होते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन मैं आज के वीडियो में करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, आप उसको भली भांति से समझ सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। भारतीय राज्यों के मध्य राजनीतिक सर्वोच्चता एवं क्षेत्रीय विस्तार के लिए होने वाले संघर्षों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। प्यारे विद्यार्थी, आप लोग जानते हैं यदि आपका घर परिवार अच्छा है तो फिर बाहर के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपसी मनमुटाव होते हैं, परिवार में मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, तो इसका फायदा दूसरे घर वाले के लोगों ने करते हैं और उसमें उसकी अपनी हित होती है।
वो आपके हित के लिए नहीं बात करते होते हैं, ताकि यह कमजोर हो जाए, इसकी जो आपसी एकता है उसमें दरार उत्पन्न हो जाए और इसका हम फायदा लें। तो चूंकि यहां राज्यों के बीच, जो यहां भारत में राज्य थे, रजवाड़े थे, उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी। आपस में ही कोई एक राज्य चाहता था कि हमारा साम्राज्य का बहुत ज्यादा से ज्यादा विकास हो, दूसरे पर हम कब्जा जमाएं। उसके मन में ये सब भावनाएं घूमते रहती थी और वो चाहते थे कि हम दूसरे राज्यों से आगे निकले, और आगे निकलने की इस दौड़ में उसमें प्रतिस्पर्धा होती थी, ईर्ष्या होती थी, और इस ईर्ष्या के कारण इसका फायदा ब्रिटिश लोग उठाने का काम किए, क्योंकि उनको इनकी मजबूती की सच्चाई पता चल गया था कि ये कितना सैनिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है। तो वो जानते थे, उसकी कमजोरी को ये पकड़ लिए और इस कमजोरी का फायदा कंपनी ने इनके उस कमजोरी पर प्रहार करने का काम किया और फिर धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास किया। इसी क्रम में जो युद्ध होता है, जो वार होते हैं, उसी को आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। देखिए, आंतरिक मामलों में कंपनी को, ब्रिटिश को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता था जब आपस में फूट हो जाते थे। चीन के साथ कपास के व्यापार एवं गुजरात तथा बॉम्बे के तट पर एकाएक बढ़े व्यापार ने अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अत्यधिक बढ़ा दिया। क्या है भाई? तो चीन के साथ कपास के व्यापार एवं गुजरात तथा बॉम्बे के तट के एकाएक बढ़े व्यापार ने अंग्रेजों की जो है सो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और बढ़ा दिए। वे अब चाहने लगे कि हम कैसे अपना यहाँ विस्तार करें, ज्यादा से ज्यादा मेरा यहाँ विस्तार हो, इसका फायदा हमको आगे चलकर मिलेगा। मराठा सरदारों के आपसी झगड़ों ने अंग्रेजों को यह अवसर प्रदान कर दिया जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे भैया, आपसी झगड़ा जब हुआ तो अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा था कि भैया मेरा फैलाव हो, व्यापार में मुझे सुगमता हो, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न यहां हो गई कि वो अवसर उनको बहुत जल्द मिल गया। इस हस्तक्षेप के कारण मराठा और अंग्रेज के मध्य 3 युद्ध हुए। ध्यान रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध हुए थे, लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध में 3 युद्ध हुए। मैसूर में 4 और मराठा में 3। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी, यानी 75 में प्रारंभ होता है, 82 तक चलता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1830 में प्रारंभ होता है, 1805 ईस्वी तक चलता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में शुरू होता है, ठीक है, और 1818 ईस्वी तक चलता है। तो इस तरह से एक संक्षिप्त इसका था कि कब कब हुआ। अब हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 में शुरू होता है, 82 तक चलता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर का कारण
मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। मराठों की आपसी झगड़े, मराठाओं में भी फुट था और अंग्रेजों के इधर राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर था। इस युद्ध के समय गवर्नर वायरन हेस्टिंग्स से, कौन थे? वायरन हेस्टिंग्स, उसी प्रकार की दोहरी प्रणाली कंपनी बंबई में भी स्थापित करना चाहती थी। कहां स्थापित करना चाहती थी? बंबई में भी, तथा उड़ीसा में भी स्थापित। आगे है, क्लाइव ने, जिस प्रकार क्लाइव ने दोहरी प्रणाली बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्थापित कर थी, उसी प्रकार की दोहरी प्रणाली कंपनी बंबई में भी स्थापित करना चाहती थी। 1772 में माधव राय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा और पेशवा पद के इच्छुक रघुनाथ राव के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। अपने चाचा जो है रघुनाथ राव के षड्यंत्र को शिकार बन गया। जब नारायण राव के मरणोपरांत मतलब मरने के बाद उनका पुत्र माधव राव नारायण उत्पन्न हुआ तो रघुनाथ राव हताश हो गया। क्या हो गया? रघुनाथ राव हताश हो गया। उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि की। अंग्रेजों से कौन सी संधि की? सूरत की संधि की, 1775 कर ली। इस संधि के अनुसार कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाना था। किसको बनाया जाना था पेशवा? रघुनाथ राव को। तथा उसके बदले कंपनी को सालसेट तथा बसीन, ठीक है, बसीन नगर मिलने थे। कंपनी की सेना की सहायता से रघुनाथ राव पूना की ओर बढ़ गया। किधर बढ़ गया? पूना की ओर बढ़ गया। तथा मई 1775 में अर्रास के स्थान पर, जगह याद रखिएगा, अर्रास के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध हुआ, यानी युद्ध लड़ा गया। कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया। सूरत की संधि जो हुई थी उसको अस्वीकार कर दिया। इस युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया। और इस युद्ध को क्या घोषित किया गया? अन्यायपूर्ण। मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की थी। 1776 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी। कंपनी जो है रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी, परंतु सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। तो सालसेट का जो इलाका है वो कंपनी के पास ही रखा जाएगा, मतलब उनको रहने दिया जाएगा। इस संधि से दोनों दलों में शांति उत्पन्न हुई, शांति स्थापित हुई। अब है कि बड़गांव के स्थान पर पेशवा की सेना से हार जाने के बाद अंग्रेजों को जनवरी 1779 में, अंग्रेजों को वहां पेशवा की सेना से हार जाना पड़ा था ना, तो अंग्रेजों को जनवरी 1799 में बड़गांव की संधि करनी पड़ी। याद रखिएगा, बड़गांव की संधि कब हुआ? 1799 में, जो अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी। अंग्रेजों के लिए ये बड़गांव की संधि बहुत अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने 1773 के बाद, यानी 1773 के बाद विजित सभी प्रदेश को लौटाने का वचन दिया कि देखो भैया, ये बड़गांव की संधि में ऐसा हुआ कि 1773 के बाद कंपनी जो भी प्रदेश देती है वो सबको लौटा देगी। वायरन हेस्टिंग ने युद्ध जारी रखा। उसके बाद किए गए आक्रमणों में अहमदाबाद और ग्वालियर पर अधिकार कर लेने से अंग्रेजों की खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी। अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा खो गई थी, इसके कारण से थोड़ा वृद्धि हुई। सिंधिया ने अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यानी सिंधिया जो था मराठा और अंग्रेजों के बीच क्या चीज का निभाया? मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः मई 1782 में दोनों पक्षों के बीच सालाबाई की संधि होती है। बड़गांव की संधि पहले, सालाबाई संधि की बाद, सालाबाई संधि बाद में होती है 1782 में। तो इसको याद रखिएगा, मई 1782 में सालाबाई संधि होती है। युद्ध समाप्त हो गया, दोनों पक्षों द्वारा विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। देखिए, यानी
सालाबाई संधि के बाद क्या हुआ, माधव नारायण राय को पेशवा स्वीकार किया गया। पेशवा ने रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, इस प्रकार यह शक्ति परीक्षण निर्णायक रहा। इसके साथ ही अगले 20 वर्ष तक शांति बनी रही, यानी इसके बाद अगले 20 वर्ष तक शांति बनी रही। बहुत ज्यादा कुछ उथल पुथल नहीं देखने को मिला, बहुत शांति बनी रही। अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो 1803 से लेकर 1804 तक 6 तक चलता है। इस संघर्ष का दूसरा चरण फ्रांसीसी भय से प्रेरित था। किस भय से प्रेरित था? फ्रांसिस भय से प्रेरित था। वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर था जो 1798 में भारत आया। उसने अनुभव किया कि फ्रांसीसी भय से बचने का केवल एक ही उपाय है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में पहुंच जाए। उसने सहायक संधि का प्रणाली का विकास किया, यानी सहायक संधि का प्रणाली का विकास करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। मराठा ने इस जाल से बचने का प्रयत्न किया। मराठा जो है सो इस जाल से, ये जो सहायक संधि का जाल था, इससे बचने का प्रयास किया, परंतु वो अपने आपसी झगड़ों के कारण असफल हो गए। बहुत कोशिश किया, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण वो पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाया। आगे है कि बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन बनाने के पश्चात अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया को भी अपने अधीन कर ले। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में शरण ली। बाजीराव द्वितीय जो था वो बसीन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली। यानी बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों से क्या कर ली, बसीन की संधि कर ली। और इसके अनुसार, इस संधि के अनुसार क्या है, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजों पद्धतियों की सेना पूना में रखना स्वीकार किया। यानी कहां पर सेना रखना स्वीकार किया? पूना में। दूसरा है, पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य प्रदेश तथा तुंगभद्रा के सभी सीमावर्ती प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपया थी, कंपनी को दे दिए गए। तीसरा है, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया। सूरत नगर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। चौथा है, पेशवा ने निजाम से चोट प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पांचवा है, पेशवा ने निजाम और गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। छठा है, पेशवा ने अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सेना से निवृत्त कर दिया, यानी अंग्रेज जो विरोधी लोग था उसको निवृत्त कर दिया। सातवां है, अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, यानी अपना जो उसका विदेशी मामला था उसको किसके अधीन कर दिया? कंपनी के अधीन। अब हम लोग लास्ट चर्चा करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 ईस्वी। इस युद्ध का तृतीय तथा अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स से आने से प्रारंभ हुआ। इसने फिर आक्रांता का रूप अपनाया तथा भारत में अंग्रेजी की सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अथवा अंग्रेजों और मराठा दोनों दल आमने सामने आ गए। हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसने मराठों से संधिया करके वचन लिया कि वे युद्ध के समय पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। आगे है, कालांतर में संधि का उल्लंघन करते हुए पेशवा, भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप खिरकी में पेशवा, सीतावड़ी में भोसले एवं महिदपुर में होलकर की सेनाओं को अंग्रेजों की सेना ने बुरी तरह से पराजित कर दिया, यानी अंग्रेजों की सेना ने बुरी तरह से उसको पराजित किया। इस संघर्ष के बाद मराठों की सैन्य शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। पूना का प्रदेश अंग्रेजों को साम्राज्य में आ गया। शेष छोटे छोटे राज्य रह गए, वे भी कंपनी के अधीन कर लिए गए। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज बहुत संक्षिप्त ढंग से हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में चर्चा किए
और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इससे आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि आंग्ल मराठा के युद्ध क्यों हुए, इसके पीछे क्या रीजन थे और कौन कौन से युद्ध हुए और किस युद्ध के बाद कौन कौन सी संधियां हुई। जैसे अभी बताए सालाबाई की संधि 1782 में हुई, बड़गांव की संधि 79 में हुई थी, उस समय कौन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, बसीन की संधि कब होती है 1802 में, तो इसको भी देखने का है ना, कहाँ पर कौन युद्ध लड़ा जाता है, किनके पक्ष में किनको किया गया, संधि में क्या प्रावधान था, इन सारी चीज़ों का हम आज डिस्कशन इस वीडियो में किए। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।